कमर की सबसे अहम वो जो डिस्क है ना, चौथे और पांचवें वाली, वो फट गई है। अब चौथे और पांचवें नंबर का मतलब मेरा है L4 L5 और L5 S1। ये सफ़ेद वाली नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ये काली हो गई, ये फट गई है। ये काली हो गई, ये फट गई। इसको डिस्क बल्ज कहेंगे। तो डिस्क बल्ज होके बाहर आ गई। कमर की सबसे अहम वो जो डिस्क है ना, चौथे और पांचवें वाली, वो फट गई है। अब चौथे और पांचवें नंबर का मतलब मेरा है L4 L5 और L5 S1। नॉर्मल डिस्क समझना कैसी होती है। नॉर्मल डिस्क होती है सफ़ेद कलर की, दिख रहा है, ये नॉर्मल डिस्क है। ये सफ़ेद वाली नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ये काली हो गई, ये फट गई है। ये काली हो गई, ये फट गई है। फटने का मतलब है बल्ज। थोड़ा भाषा का चुनाव उस तरीके से करो ताकि इजी समझ में आ जाए। इसको डिस्क बल्ज कहेंगे। तो डिस्क बल्ज होके बाहर आ गई है। नॉर्मल डिस्क वाइट रहती है क्योंकि हाइड्रेटेड रहती है, मतलब इसके अंदर जल है, न्यूक्लियस पल्पोसिस पूरी भरपूर मात्रा में है, तो वाइट हो जाएगी। जैसे ही अंदर का पानी, अंदर का जल फटेगा, ये न्यूक्लियर प्रोसेस बाहर आएगा, तो वो काली हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड होगी एमआरआई के अंदर। क्योंकि एमआरआई का मतलब ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो वाटर कंटेंट को पिक करती है। जितना वाटर कंटेंट होगा उतना अच्छे से वाइट दिखाएगी। वाटर कंटेंट लीक हो गया, वो ब्लैक हो जाएगी। तो ये एमआरआई का मेथड है। अब समझिएगा, वाइट लेयर दिख रही है, ये वाइट ऊपर, ये यहाँ से या नीचे जो आ रही है, ये वाइट लेयर है स्पाइनल कनाल, वाइट वाली। अब स्पाइनल कनाल का जो डायमीटर होता है वो करीबन होता है 16 mm का, मतलब 16 mm की डायमीटर कनाल होता है। अब ये यहाँ से यहाँ तक तो दिख रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है, ये पूरा 16 है। अब यहाँ पे आओगे ना, दबाव दिख गया, ये भी दबाव है। अब ये आपकी एमआरआई के अंदर हो गया है 8.7 का, यानी 16 से घट के 8.7 हो गया है। कितना परसेंट कंप्रेशन हो गया? 50% कंप्रेशन हो गया। अब कैच इसमें एक ये है कि 50% कंप्रेशन तो है, लेकिन ये सेंट्रल है। आप समझना, सेंट्रल का मतलब क्या है। डिस्क या तो जाती है लेफ्ट, ये लेफ्ट नस जाएगी टांग में इसके पास से, या राइट नस जाएगी। तो अगर किसी को लेफ्ट पाँव में दर्द आ रहा है तो वो डिस्क दबी है, डिस्क ने दबाया है लेफ्ट को नस को। अगर मैं राइट में जा रही है तो राइट को नस दबाया है, ठीक है। आपकी डिस्क, यानी ये जो डिस्क है, रैप्चर हो गया, राइट में आ गई है, तो आपको दर्द कहाँ हो रहा है? राइट साइड में। तो ये जो घेरा है मैंने आपको दिखाया है, ये डिफॉर्म हो गया है। डिफॉर्म मतलब ये डिस्क पूरी रैप्चर होके बाहर की तरफ आ गई है। ये किस पे चढ़ गई है? इस नस के ऊपर। ये जल इसके ऊपर आ गया है सारा। साथ के साथ सेंट्रल भी है, मतलब ये साइड में तो आई है, बट आगे भी आ गई है स्पाइनल कनाल में। यानी एक नस को दबाया है, प्लस जो मेन नस जाती है ना, मेन नस जो दोनों टांगों को सप्लाई करती है, तो वो भी दबाई है। इससे प्रॉब्लम दो होंगी। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि पाँव में दर्द आएगा, सूनापन आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पाँव भारी होंगे, थक जाएंगे जल्दी। आपको लगेगा भारी पान, अजीब सा एक झुंझनी है, सेंसेशन है, और आप उस दर्द को ढूंढ भी नहीं पाओगे है कहाँ पे। ऐसा करेगा कोई मुक्का मार दे, कोई दबा दे, कोई रस्सी से बांध लूँ मैं, कोई सिकाई कर दे, कोई ऊपर चढ़वा लूँ, कोई झटका मार दे कि वो रस्सी खींच दूँ मैं, मेरा पाँव खुल जाए, ऐसी फीलिंग आएगी। ऐसी आती है ना, वो बिकॉज ऑफ इसके नस की वजह से दबाव है। अब ये हमने देखा था सर्जाइटल, मतलब हमने साइड से देखा है नस को। अब उसके अंदर क्या कनाल दबा हुआ है वो एक्सियल व्यू से पता लगेगा। अब ये देखना है हमारा, ये हमने निकाला है एक्सियल व्यू है आपकी एमआरआई का, मतलब हमने गाजर का तुम्हें पता लग गया कहाँ से दबाव है। अब गाजर के अंदर कितना दबाव कैसे पता लगेगा, इसके लिए एमआरआई की अलग स्लाइड होती है, एक्सियल स्लाइड कहते हैं इसको। अब देखना यहाँ पे, ये वाइट दिख रही है लेयर, ये वाइट, ये डायमीटर है 16 mm का। वैसे अलग अलग लोगों में 16, 18, 20, 22 तक भी पाया जाता है। तो आपका मैक्सिमम हायर है 16.8 है। तो ये है नॉर्मल वाली, ये दिख रहा है वाइट वाला, ये बिल्कुल नॉर्मल है।
नीचे चलेंगे, ऑलमोस्ट नॉर्मल है बट हल्का 10% कंप्रेशन है सेंट्रल, ये कम हो गया सफ़ेद वाला। यहाँ देखो ये सफ़ेद पट्टी थी बिल्कुल गायब है ना, तो जो 16 था घट के सिर्फ 8.7 रह गया है। इसे एमआरआई की रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है। तो इस हाईएस्ट कितना 16.7 है, ये सबसे लोवेस्ट कितना हो गया 8.7 L4 L5 में, और L5 S1 में हो गया 9.3। तो दो नस दबी हैं, L4 L5 L5 S1 दोनों के दोनों ने राइट टांग की नस को ही दबाया है। तो पैरासेंट्रल राइट कंप्रेशन है ये ज़्यादा। अब आपका देखते हैं एक्सरे। एक्सरे में जाओगे तो जब बहुत दिन हो जाते हैं दबे दबे नस को, तो बॉडी क्या करती है, अपने आप को अडेप्ट करने लगती है, धीरे धीरे करके टिल्ट करने लगती है। अब आपका राइट जो है, राइट का जो इलियम देखोगे ना पूरा, मतलब इलियम इस पार्ट को बोलते हैं, इस यहाँ से के पार्ट को, वो इलियम की चौड़ाई जो है आपको ज़्यादा दिखेगी। इसकी मोटाई से आपको ज़्यादा दिख रही होगी, दिख रही है ना, एक नंबर बात। दूसरा ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है, इसकी मोटाई से ज़्यादा दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कूला जो है, हिप्स जो है ऐसे होता है। अब जो राइट वाला नस दबा हुआ है ये धीरे धीरे करके घूमता हुआ इस तरीके से बाहर आ रहा है, ठीक है, एक्शनल रोटेशन में चला गया ये। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉडी इस पर कम जोर डाल रही है, क्योंकि दर्द हो रहा है, दर्द हो तो कम जोर डालेगी। धीरे धीरे करके कि क्या ये यहीं पे ही फंक्शनली मिसअलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब इसमें खुद की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ये कमज़ोर हो जाता है, घुटना दर्द करने लगता है। तो मतलब एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो, ये दूसरी प्रॉब्लम को न्योता दे देगी, ये इसकी वजह से हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 4 काम। नंबर 1 बात, स्पाइनल कनाल को डायलेट करेंगे, स्पाइनल डिकम्प्रेशन देंगे। दूसरा पल्विक टिल्ट है उसको ठीक करेंगे। लेग लेंथ डिस्टर्बेंसी है, पाँव छोटा बड़ा हो गया है, उसको ठीक करेंगे। प्लस स्पाइन का अलाइनमेंट करेंगे सेंट्रल। ये 4 काम करेंगे, मुझे लगता है ठीक हो जाएगा केस आपका। डिस्क की सीवेरिटी कैसे पता लगती है कि आपके डिस्क ज़्यादा गंभीर है या कम गंभीर है? एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको दर्द यहाँ ही है तो आपका डिस्क ज़्यादा गंभीर नहीं है, मतलब ये मोस्ट लाइकली एनुलर टियर की वजह से है या एक्यूट मसल स्पाज्म की वजह से है। हफ्ता से 10 दिन में ये मोस्ट लाइकली ठीक हो जाना चाहिए। गंभीरता कब बढ़ती है? दर्द अगर आपको यहाँ पे आए सिर्फ या पिंडली में लगे, ये एक गंभीर डिस्क की निशानी होती है। उसमें कमर में दर्द कम हो जाएगा, कूल्हे में और पिंडली में दर्द ज़्यादा आएगा। हाँ जी, कहाँ पे है? कूल्हे पिंडली में। तो एक गंभीर डिस्क की निशानी है ये। दूसरा, इसके अंदर ना जो दर्द होता है वो पाँव हल्का शॉर्ट हो जाता है, जैसे इनका राइट वाला शॉर्ट हो गया पाँव, हल्का डिफरेंस आपको दिख जाएगा। राइट पाँव उठाइएगा, सीधा उठाएं, घुटना मोड़े ना, उठाएं, घुटना ना मोड़े, घुटना लॉक करें, पहले पंजा खींचिए। जिसमें दर्द होगा शैटिका होगा, उठाएं, उठेगा नहीं ज़्यादा, उठाओ जितना उठा सकते हो इतना उठेगा। SLR बोलते हैं, स्ट्रेट लेग टेस्ट रेस्ट। इसमें क्या होगा कि इनका उठा के रखो, ना तो उठा जाएगा 30 डिग्री यहीं पकड़ के रखो, यहीं रखो, और ज़्यादा होल्ड नहीं होगा। 10 सेकंड काउंट कर रहा हूँ मैं, होल्ड करके रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 10 से पहले ही गिर जाएगा। ये निशानी है सीवियरिटी की। बट नॉन अफेक्टेड लेग को उठाएंगे, उठ तो जाएगा, बट ये नॉन अफेक्टेड लेग को भी एक हल्का सा ज़्यादा उठाएंगे तो दर्द दूसरे पाँव में ही करेगा। कहाँ दर्द आ रहा है? इसमें दर्द नहीं करेगा, दूसरे में आएगा। लेकिन अगर हल्का पंजा और बढ़ा देंगे तो दर्द दूसरे में ही बढ़ेगा। बढ़ रहा है? दूसरे में बढ़ रहा है ना। ये एक अफेक्टेड डिस्क की निशानी होती है। इसमें इसलिए हो रहा है क्योंकि थीकल सैक का स्लैक कंप्रेशन डाल रहा है उस पर भी, तो कॉन्ट्रालेटरल जो SLR है वो भी पॉजिटिव आने लगता है। ये सीवियर में होता है। अगर 70 तक आ रहा है तो डिस्क थोड़ा नॉर्मल होती है, जल्दी ठीक होती है। स्पाइनल डीकम्प्रेशन करेंगे, जैसे ही खींचेंगे कमर में झटका आएगा, आया,
गर्दन में भी आया। कमर गया, नीचे से कमर से लेकर गर्दन तक गया। ठीक, ढीला छोड़ना है। सांस लेना है जी, छोड़ेंगे, फिर से छोड़ेंगे। ढीला छोड़ दो बस। इस तरफ बहुत ज़्यादा टाइट है, और कंधा पीछे खींच दो, पूरा खींच दो, खींच दो, खींच दो, खींच दो, खींच दो और खींच दो। पुश करो, पुश पुश पुश। क्या महसूस हुआ? कड़ाका महसूस हुआ? सांस बाहर करना है। बनाओ बनाओ, गड्ढा बनाओ, बना दो, एक नीचे बना दो और बना दो। गुड बॉय, ले जाओ। फिर से खींचो अपनी तरफ और खींचो, खींच लो, खींच लो, खींच लो और ढीला छोड़ दो जी। बीच दो मेरा हाथ अंदर, ताकत लगा दो और ताकत। वेरी गुड, पाँव सीधा कर दो जी, इसको मोड़ लो, क्रॉस कर दो यहाँ पे, बस बस। ये एक्सटर्नल रोटेशन में चला गया है ना, तो इसकी मूवमेंट आउट वाली इजी हो जाती है। ये वाला, ये बाहर तो चला जाएगा बट सीधा नहीं जाएगा। ये बाहर नहीं जाएगा बट सीधा चला जाएगा। ये बॉडी ऐसे कंपोजिशन घूम जाती, खराब हो जाती है बॉडी कंपोजिशन सारी। मेरे को धक्का मारो अपने पाँव से, बस बस, फिर से मारो। ठीक है, ढीला छोड़ देना आप जरा। ठीक है जी, रिलैक्स करो। पहले ये बताओ मुझे कि कैसा लग रहा है करने के बाद? थोड़ा रिलैक्स हुआ है, काफ़ी लग रहा है, दर्द में कमी आई है। बैठ के देखो, बॉडी फ्री महसूस हो रही है। पिछले 3 साल में जो झगड़ा हुआ था, लगता है कि कुछ खुला है, रिलैक्स कर। फिटिंग तो कर दी है। ये बेल्ट पहन के रखनी है। इसके 2 काम रहेंगे, एक तो कमर पे झटका नहीं आने देगी, ठीक है, और दूसरा कमर को मजबूती देगी, सपोर्ट देगी, जिससे इंजरी जो है वो जल्दी ठीक होगी। बंधने के बाद लग रहा है ना कुछ टाइटनेस आ गई, कुछ मजबूती आ गई। ये बंधी रहेगी 1 महीना, ठीक है। तो मैंने जो सेटिंग करी उसको मेंटेन करी, मजबूती करी, महीने भर में यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी दर्द है तो इसका मैंने बेल्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगाया है, चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको मेरी अपॉइंटमेंट 3-4 महीने के बाद या बहुत लेट मिल रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे पास 5 कायरोप्रैक्टर और हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिनकी एक्सपर्टीज़ और क्वालिफिकेशन मेरे बराबर ही है और जो मेरे साथ 7 से 8 सालों से काम करते आ रहे हैं। मैं ये सलाह आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, सेल डैमेज बढ़ता रहता है और दर्द लाइलाज बनने लगता है। साथ के साथ आपने देखा होगा कि ये दर्द एक जॉइंट से होता हुआ दूसरे जॉइंट में भी पहुंच जाता है। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने की कुंजी है समय पे इलाज करवाना।